नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश संवासकर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास में NCERT का चैप्टर 1 जिससे संबंधित ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किए थे और उस पर आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको भी हमने समझ लिया था। आज की क्लास में हम भारत का भौतिक स्वरूप जो कि NCERT क्लास 9th का चैप्टर 2 है, उस पर आधारित जितने तरह के प्रश्न बनते हैं उसकी आज शुरुआत करते हैं। और उससे बनने वाले जो प्रश्न होते हैं IAS, PCS, BPSC जो टायर 4.0 या 4.5 जो भी होने वाले हैं, उनमें क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। IAS, PCS का तो यहाँ से फेवरेट चैप्टर है और यहाँ से अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें पहला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक पॉइंट और कि जब आपके सामने प्रश्न हो तो वीडियो को रोकिए और स्वयं उस प्रश्न को करिए। जब प्रश्नों का उत्तर आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, उसके बाद वीडियो को चलाइए और फिर उसको देखने की कोशिश करिए कि जो आपने मिलाया है वो सही है कि गलत है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को देख के रोकिए और इसके प्रश्नों को पढ़िए और स्वयं उत्तर देने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। फिर पॉइंट दूसरा है कि भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। आइए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय जो ये पृथ्वी पर जितने तरह के महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, 7 महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे जो द्वीप दिखाई रहे हैं, वो सभी स्थलखंड एक हुआ करते थे। अगर हम उनकी बात करें तो समस्त स्थलखंड जो एक थे, इस तरीके से देखा जाए तो समस्त जो स्थलखंड थे वो एक था इस तरीके से। और इस स्थलखंड को उस समय पेंथालासा कहा जाता था। सॉरी, पेंथालासा नहीं, यहां पे इसे हम पेंजिया कहते थे। पेंजिया। और इसके चारों तरफ ये जल भाग था इस तरीके से। चारों तरफ तरीके से जल भाग था। इस जल भाग को उस समय पेंथालासा कहा जाता था। पेंथालासा। तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले की बात है कि समस्त स्थलखंड एक था जिसे हम पेंजिया कहते थे स्थलखंड को, और उसके चारों ओर के जो जल भाग था उसे हम पेंथालासा कहते थे। कुछ समय के बाद यहाँ पे कुछ घटनाएं घटती हैं। घटनाएं घटने का अर्थ है कि इसके आंतरिक भाग में कुछ हलचल होती है, प्लेटें होती हैं, वो सरकती हैं। तो उसके लिए एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं कि पॉइंट यह है कि प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी प्लस यहां पे देखा जाए तो संवहनीय धाराओं के कारण ये जो स्थलखंड था इसमें हलचल हुई और यह भिन्न भिन्न भागों में टूटना शुरू हुआ। या इस तरीके से समझें कि जो पेंजिया हुआ करता था उसमें प्लेटें सरकने लगी, संवहनीय धाराएं हुई। संवहनीय धाराओं का अर्थ है कि स्थलखंड के आंतरिक संरचना में एक स्टेनोस्फेयर होता है। स्टेनोस्फेयर यानी कि दुर्बल मंडल, वहां पे आप देखेंगे तो मैग्मा चेंबर पाया जाता है और वहां पे संवहनीय धाराओं के माध्यम से आप मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें हलचल हुई और यह स्थलखंड टूटना प्रारंभ हुआ। जब यह स्थलखंड टूटता है तो यह 2 भागों में टूटता है और वह
दो भागों में टूटकर 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम एक अक्षांश के रूप में जानते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी कि यह दो भागों में टूटता है। तो जब दो भागों में टूटता है तो इसके दो भाग बनते हैं। इस तरीके से समझें, एक हिस्सा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हिस्सा आता है, इस तरीके से। इस तरीके से दो भागों में ये टूट जाता है। जब यह दो भागों में टूटता है तो जो आपका उत्तर का हिस्सा होता है, ऊपर के हिस्से को हम उस समय कहते थे अंगारा लैंड, या अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड। इसे हम लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं, लॉरेशिया। वहीं पे जो नीचे का हिस्सा था, जो दक्षिण का हिस्सा था, इसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अगर देखें, यहां से भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि अंगारा लैंड में कौन कौन से द्वीप थे, महाद्वीप थे, और गोंडवाना लैंड में। तो जो अंगारा लैंड था, इसकी बात की जाए तो इस तरफ कुछ महाद्वीप थे, जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आपका एशिया। यानी कि यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड में मुख्य रूप से देखें तो स्थलखंड थे, कौन कौन से? एक था आपका दक्षिण अमेरिका था। वहीं पे देखें तो अफ्रीका महाद्वीप था, यहां पे आप देखें तो आपका भारत भी इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो भारत का कौन सा हिस्सा इसमें था? तो प्रायद्वीपीय भारत। तो यहां पे हम नाम देते हैं प्रायद्वीपीय भारत। वहीं पे देखा जाए तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया था, इसमें आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप था इसमें। ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की बात की जाए तो हम चूंकि यहाँ पे भारत का हम भौतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो भारत उस समय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और यह गोंडवाना लैंड था, इसमें फिर प्लेट विवर्तन की और संवहनीय धाराओं के कारण यह फिर कई खंडों में टूटना शुरू हुआ, और जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा था वह उत्तर की तरफ जाना शुरू किया। यहां से किधर जाना शुरू किया? ये उत्तर की तरफ जाना शुरू करता है। वह समय है लगभग मेसोजोइक के जुरैसिक युग में। यहाँ पे आप उस समय को लिख सकते हैं, ये कब जाता है उत्तर की तरफ? ये उत्तर की तरफ जाना शुरू करता है मेसोजोइक के जुरैसिक युग में यह टूटकर उत्तर की तरफ भारत जाना शुरू करता है। जब यह भारत उत्तर की तरफ जाता है तो यूरेशिया प्लेट से, यानी कि जो यूरोप और एशिया का संयुक्त प्लेट है उसके साथ, यानी कि स्थलखंड था, उससे ये टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है? ये जो थ्योरी आपको बताई जा रही है, वो जो क्वेश्चन है उसके कई क्वेश्चन आपको इसी मात्र थ्योरी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए, जब ये उत्तर की तरफ भारत जाता है तो क्या होता है, इसको देखा जाए। उत्तर की तरफ आप देखेंगे इस तरीके से आपका ये है आपका उत्तरी अमेरिका और यह संयुक्त रूप से यूरेशिया है, यूरेशिया। और दक्षिण की तरफ से आप देखेंगे यहाँ पे दक्षिण की तरफ से, जो कि आपका प्रायद्वीपीय भारत जो इस तरीके से था, ये
दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ जाना शुरू किया। ये किधर जा रहा है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जाना प्रारंभ किया। और जब यह उत्तर की तरफ जाता है तो यूरेशिया प्लेट से ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है टकराता है। और जैसे ही यह इसके साथ टकराता है तो देखेंगे तो इनके टक्कर से और इनके बीच में अगर देखा जाए, इसके बीच में यहां पर टेथिस सागर था, टेथिस सागर। और टेथिस सागर से ही यहाँ पर एक भूसन्नति का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं टेथिस भूसन्नति। और यह जो टेथिस भूसन्नति के मलबा थे ये इसमें जमा हुए और ये जैसे जैसे ऊपर गया इसकी टक्कर हुई। टक्कर होने के परिणाम स्वरूप ये जो मलबा था वो दबा और दबने के परिणाम स्वरूप इसमें से श्रेणियां निकली। वो हिमालय की श्रेणियां निकलती हैं। पहले स्टार्टिंग में ट्रांस हिमालय की श्रेणी और फिर हिमालय की श्रेणी। तो हिमालय की जो श्रेणियां निकलती हैं अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे देखें तो श्रेणियां इस तरीके से ऐसे समझते हैं। अगर हम देखें तो ये हिस्सा आपका पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान में है। हिमालय ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही है, आपका पाकिस्तान में भी है। तो इधर पे कुछ श्रेणियां थी, जैसे मकरान श्रेणी थी, इधर आपका किरथर श्रेणी, यहां पे देखें तो ये सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी। वहीं पे देखा जाए तो आपका ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहां पर ये है हिमालय श्रेणी, मुख्य रूप से जानी जाती है जो कि भारत में। और यह हिमालय श्रेणी हिमाचल प्रदेश में यहां से एक तीखा मोड़ लेकर आपका पूर्वी हिमालय का निर्माण करती है। और ये जो पूर्वी हिमालय का निर्माण करते हैं तो इसमें भी कुछ श्रेणियां हैं। अगर उन श्रेणियों की अगर हम बात करें तो श्रेणियां हैं, इधर आप देखें तो इस तरफ देखें तो आपकी होती है पटकोई बूम, पटकोई बूम श्रेणी आती है। नागालैंड में नागा पहाड़ी है। वहीं पे देखें तो यहाँ पे लुसाई पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी। यहाँ पे देखें तो आप मीजो पहाड़ी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आगे के जो भौतिक स्वरूप है इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आप इसी मात्र कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। पहले यह पेंजिया था स्थलखंड और उसके चारों ओर का भाग पेंथलासा। इसमें प्लेट विवर्तन की और संवहनी धाराओं के परिणाम स्वरूप यह दो भागों में टूट गया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया था और गोंडवाना लैंड में आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप था। जब इसमें फिर संवहनी धाराएं और टूटा तो दो भागों में जब टूट गया तो टूटने के बाद यह गोंडवाना लैंड से भारत उत्तर की तरफ जाना शुरू किया और इसके जाने के परिणाम स्वरूप टेथिस भूसन्नति यानी टेथिस सागर का निर्माण हुआ और टेथिस भूसन्नति बनी और हिमालय की श्रेणियां बनी। जैसा कि आपने देखा ये श्रेणियों का इस तरीके से यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी टक्कर होती है। इस तरीके से हम समझें कि जो आपका ये प्रायद्वीपीय भारत था इस तरीके से इसकी जब टक्कर होती है तो ये श्रेणियां बनती हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। आपने अभी देखा कि जो भारतीय प्लेट है वह गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद यानी कि अलग होने के बाद उत्तर की तरफ जाती है और यह कह रहा है कि दक्षिण की तरफ। तो यह ऑप्शन आपका गलत है। वहीं पे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। जैसा कि अभी आपने देखा कि टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय की ये श्रेणियां बनती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका ऑप्शन है 2
दो सही है और एक आपका गलत है। तो यहाँ पे देखें तो आंसर क्या सही होगा। तो आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे केवल दो सही है, यानी कि केवल दो। आंसर आपका बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समझिए। प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। यहां पे देखें तो जो भारत है हमारा, अगर भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह के आधार पर देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका जो प्रायद्वीपीय खंड है, प्रायद्वीपीय खंड का अर्थ है जो प्रायद्वीपीय भारत है। वहीं पे हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं का अर्थ है जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत में। इस तरीके से देखें इस तरीके से हम अगर देखें ध्यान से, एक सामान्य सा मैप है तो प्रायद्वीपीय खंड इसमें बनता है। तो ये है आपका प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। इसका अर्थ ये हुआ, यहां पे देखें तो ये हिमालय की श्रेणियां हैं इस तरीके से, और प्रायद्वीपीय पर्वतमाला यानी कि जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है इसमें भी आप देखेंगे तो पर्वत श्रेणियां हैं। महेंद्रगिरी हुई, नीलगिरी हुई, डोडा बेट्टा हुआ, अन्नामलाई हुई और अरावली हुई, और भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो यह भी आपका ऑप्शन सही है। और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो यहाँ पे देखें तो सिंधु नदी है और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी अंतिम। यहाँ पे ये उनसे निकलने वाली नदियों से के अवसादों से यानी कि जलोढ़ों से निर्मित मैदान है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये जो चट्टानें हैं उनके आधार पर देखा गया, शैल समूह और वैज्ञानिक संरचना के आधार पर, तो मुख्य रूप से तीन, यानी कि प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य तीन अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, मात्र यही तीन विभाजन किया गया है। आपका प्रायद्वीपीय यानी कि भारतीय द्वीप समूह की बात नहीं कही गई है शैल समूह के आधार पर। मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखा गया कि 1, 2, 3 ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, 4 नहीं। देखा जाए 1, 2 और 4 गलत हो गया, केवल 2, 3 और 4 गलत, 1, 2, 3 1, 2, 3 ये सही है और ये उपरोक्त सभी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस या बलुआ पत्थर। अगर देखें इससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब गोंडवाना लैंड था और उससे पहले जब पेंजिया हुआ करता था, तो पेंजिया के समय ही जो प्रायद्वीपीय भारत था वह मुख्य रूप से 3 स्थल खंडों से बना था। अगर उसको इस तरीके से समझें तो जो आपका ये प्रायद्वीपीय भारत आपका दिखाई दे रहा है, यह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह 3 स्थल खंडों से बना था। ऐसे ही पहले ही छोटे छोटे प्रोटोकॉन्टिनेंट जिसको कहते थे, और इनकी टक्कर के परिणाम स्वरूप ही अरावली, विंध्य, सतपुड़ा आदि का जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका निर्माण हो। तो ये आप देखें तो ये जो स्थल खंड था इसको अरावली कहते हैं, इसे हम सिंहभूम कहते हैं और इसे हम धारवाड़ कहते हैं, धारवाड़ कहते हैं। और यह जो स्थल खंड है, पेंजिया के समय की बात हो रही है, तो उस समय ये पूरे जो स्थल खंड की बात की जाए तो यह ग्रेनाइट, ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना था।
ग्रेनाइट व नीस चट्टान से बना था। तो इस तरीके से देखें कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो अरावली, धारवाड़ और सिंध छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना था, जिसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट व नीस चट्टानों का समावेश है। इस तरीके से देखें तो भारत का प्रायद्वीपीय मुख्य खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है? तो मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस से बना है। बेसाल्ट लावा भी प्रायद्वीपीय पठार पे है, लेकिन यह जब उत्तर की तरफ जाता है तो रीयूनियन द्वीप पर वहां पे ज्वालामुखी की क्रिया होती है, तो बाद में बेसाल्ट लावा फैलता है और बेसाल्ट लावा के फैलने के बाद वहां पे जब वो जमता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन मूलतः देखा जाए यानी कि मुख्यतः ग्रेनाइट और नीसी चट्टान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप इसे पहले अपने स्वयं करिए और उसके बाद फिर हमारे लेक्चर को सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? अब देखिए कि प्रायद्वीपीय खंड के भाग कौन कौन से हैं। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से सुनिए, उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है उसे हम लोग समझते हैं। अगर हम भारत की बात करें, यहां पर देखें इस तरीके से, और आप लोग भी मैप बना बना के ही इसको करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना मैप का प्रयोग करेंगे उतनी ही ये चीजें आपको स्मरण होंगी, यानी कि आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से बनी रहेंगी। इस तरीके से देखें, एक सामान्य सा भारत का मैप बनाया गया है। अगर हम देखें कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका विकास कहाँ तक है, तो यहां से देखा जाए, ये हिस्सा लीजिए, यहां से दिल्ली का ये हिस्सा है, इस तरीके से ऐसे ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है यहां तक, और ये यहां तक इस तरीके से देखा जाए। वहीं पे यहां पे देखें तो जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है यहां पे देखा जाए, ये है आपका, यहां पे है दिल्ली, ये है दिल्ली। यहां पे देखें इधर है आपका थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल राजस्थान में। इस हिस्से को देखा जाए तो ये है आपका कच्छ प्रायद्वीप, और ये है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप। वहीं पे देखा जाए तो जैसे इधर आते हैं तो इस तरफ देखें तो ये है आपका पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, और वहीं पे देखा जाए तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा, तो यहां तो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहां पे देखें तो ये है आपका यमुना, गंगा का मैदान है ये। और ये जो हिस्सा ऊपर का तरफ देख रहे हैं, इस हिस्से की अगर बात की जाए तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा, ये उत्तर का हिस्सा है जो कि बहुत कटा फटा है, प्रायद्वीप हिस्सा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं कि पूरब की तरफ यहाँ तक इस प्रायद्वीपीय भारत का यानी कि प्रायद्वीपीय हिस्से का विकास है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली आपके लिए है क्या, वो कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर एक, इसको इस तरीके से समझिए,
यहाँ पर भी आपका प्रायद्वीपीय भारत है, और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये असम में पड़ता है, और इसका जो नाम है वो है आपका एंगलोंग का पठार। इसको हम सामान्य तौर पर देखें तो इसे हम कहते हैं एंगलोंग का पठार, एंगलोंग का पठार। और ये आपका पठार जो है वो असम में पड़ता है। असम में यहीं पे देखा जाए ये पठारी, ये भी हिस्सा पठारी है, और यह जो पठारी हिस्सा ये दिखाई दे रहा है आपको यहां तक, ये है आपका मेघालय का पठार। मेघालय का पठार यहां पे देखिए, एंगलोंग का पठार, मेघालय का पठार, इसे हम अलग न करके इस तरीके से करते हैं, ये है। और वहीं पे देखा जाए यहां से, सॉरी यहां से, यहां पर पश्चिम बंगाल में समझने के लिए है, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो यहां पे एक मालदा भ्रंश है। मालदा भ्रंश है, ये कहां पे है आपका, पश्चिम बंगाल में है। और ये जो मालदा भ्रंश है देखा जाए तो यहां पे देखिए, यहां पर ये है आपका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार है। और यहां पे देखिए इस तरीके से यहां पर श्रेणी है, वो है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियां। तो यहां पे देखें कि ये जो आपका पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश है, यह छोटा नागपुर पठार और राजमहल की पहाड़ियों यानी कि छोटा नागपुर पठार को, ये जो आपका मालदा भ्रंश दिखाई दे रहा है, यह एंगलोंग के पठार और मेघालय के पठार को अलग करने का कार्य करता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि छोटा नागपुर पठार को छोटा नागपुर पठार को एंगलोंग पठार से या मेघालय पठार से कौन अलग करता है, तो वो है आपका मालदा भ्रंश। इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उससे संबंधित इतने तरह के तथ्य हैं जो कि आपको दिमाग में बैठाने हैं। आइए प्रश्न को समझते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं। अगर हम देखें तो पहला है कार्बी एंगलोंग का पठार। तो आपने अभी अभी देखा कि जो कार्बी एंगलोंग यानी कि ये जो एंगलोंग का पठार, इसको हम लोग पूरा नाम कार्बी एंगलोंग है, कार्बी एंगलोंग का पठार, यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, यहां पे देखें तो आपका थार का मरुस्थल, और यहां पे देखें तो दिल्ली से लेकर यहां तक ये जो श्रेणी अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, ये है आपकी अरावली श्रेणी। अरावली वह भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल यानी कि कार्बी एंगलोंग का पठार, अरावली और पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल। अभी देखा मेघालय का पठार, तो मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ये सभी हिस्से अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं। लेकिन मिजो पहाड़ी की अगर बात की जाए तो अभी आपने इसको समझा है कि जो आपकी मिजो पहाड़ी है, यहां पे देखा जाए मिजो पहाड़ी जो है यह हिमालय का भाग है, न कि प्रायद्वीपीय भारत का। इस तरीके से हम देखें तो मिजो आपका ये इस तरीके से देखें तो मिजो श्रेणी आपकी नहीं होगी प्रायद्वीपीय खंड की, आपकी होगी 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से देखें तो 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 5, 5 तो आपको गलत हो गया, 1 2 4 तो है लेकिन इसमें 3 नहीं है, 1 2 3 और 4।
ये आपका ऑप्शन सी, यानी कि आंसर इसका सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? बहुत ध्यान से समझिए इसको। कह रहा है प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है कि जो प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा है ये आपकी कैसी है? कटी फटी है, क्योंकि यहाँ से आप यमुना और गंगा का प्रवाह है और साथ में इस तरफ से भी नदियां उसमें, जैसे चंबल हुई, बेतवा हुई, ये सब आदि नदियां इसमें जाकर गिरती हैं, इस कारण वो कटा फटा है। वहीं पे देखें दूसरे ऑप्शन की बात की जाए, पश्चिम बंगाल में ही कौन सा भ्रंश है? मालदा भ्रंश है, उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कंफर्म। मेघालय व कार्बी एंगलांग के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, जैसा कि अभी आपने देखा कि छोटा नागपुर पठार को मालदा भ्रंश जो है कार्बी एंगलांग पठार और मेघालय के पठार से अलग करता है। तो यहाँ पे देखें तो इसका अर्थ हुआ कि ऑप्शन एक और ऑप्शन 2 भी सही है। वहीं पे देखा जाए प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। यहाँ पे ये पॉइंट समझना है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें भी पहाड़ियां हैं। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो हिमालय की तुलना में यहाँ पे देखा जाए प्रायद्वीपीय पठार में तो इधर अरावली है, आप देखेंगे, और यहाँ पे देखें तो महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी पर्वत पाएंगे, पहाड़ियाँ नीलगिरी, डोडा बेट्टा, अन्नामलाई आदि पहाड़ियाँ पाएंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो इनकी जो ऊंचाई है वो हिमालय की तुलना में कम ऊंची है, अवशिष्ट हो गई है, ये कट फट गई है, कट छिट गई हैं, या ये कहें कि इनका अवशिष्ट हो गया, अवशिष्ट चीजें इसमें दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से देखें तो प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों का अर्थ है कि यहाँ पे नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है आदि नदियां प्रायद्वीपीय के पठार के हिस्से में बहती हैं और वहाँ पे घाटियों का निर्माण करती हैं। कैसी? चौड़ी चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से देखें तो प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, सही है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी को सही है। प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है, इसका अर्थ हुआ कि ये भी सही हो गया, यानी कि 1 2 3 केवल 2, हाँ उपयुक्त सभी, यानी कि इसका आंसर आपका डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। वहीं पे कह रहा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल व लचीली है और हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतर क्रियाओं से प्रभावित है। इस प्रश्न को अगर हमें करना है तो सामान्य तौर पर कुछ चीजों को समझते हैं। पहला ऑप्शन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना का तरुण, दुर्बल और लचीली है। इसको इस तरीके से समझें कि जो हमारे हिमालय है या कोई भी स्थलखंड होता है तो उस पर जब जल का प्रवाह हो या वहां से जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो जब ऊंचा स्थलखंड होगा तो वहां से जब नदी चलेगी तो बहुत तीव्र गति से चलेगी, क्योंकि वहां पे ऊंचाई है तो ऊंचाई से ढाल तेजी से होगा और जब ढाल तेज होगा
तो पानी यानी कि अधिक होगा तो पानी बहुत तेजी से गिरेगा, और जहाँ पे गिरेगा तो वहाँ पे वो काटने की प्रक्रिया यानी काटने और छाटने की प्रक्रिया शुरू कर देगा पानी। तो उस स्थान पर जहाँ पे गड्ढा होगा या पानी गिरेगा, गड्ढा होगा, वहाँ पे कुछ स्थान से एक चट्टानें एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाएंगी। फिर कुछ समय के बाद वहाँ पे देखेंगे तो नदियाँ काट छाट के स्थलखंड को बराबर करने का भी काम करती हैं। उसी चीज को अगर देखें तो यहाँ पे उसे हम अपर्दन चक्र की बात करते हैं, और यह अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं होती किसी भी स्थलखंड में। जैसे कि एक है तरुणावस्था, एक है प्रौढ़ावस्था और एक है जीर्णावस्था। तरुणावस्था के लक्षण यह है कि ढाल अधिक होगा, और जब ढाल अधिक होगा तो पानी तीव्र गति से गिरेगा। तो उस जगह पे यानी कि जो स्थलखंड ऊंचाई पे होगा, तरुणावस्था पे होगा, तो वहां पे पानी बहुत तेजी से यानी कि बर्फ होगी, बर्फ पिघलेगी, पानी चलेगा, बरसात होगी, पानी चलेगा नीचे की तरफ। तो वहां पे गार्ज, वी आकार की घाटी, क्षिप्रिकाएं और जलप्रपात आदि जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। लेकिन जब प्रौढ़ावस्था होगी यानी कि जब वो काटने छाटने की प्रक्रिया अधिक हो जाएगी तो प्रौढ़ावस्था की बात आएगी, तो वहां पे ढाल कम होगा, घाटियां जो बन रही थी, ये कहें कि जो भी गड्ढा बन रहा था, अब जो नदी बहुत तीव्र गति से गिरती थी, अब उसके ढाल के कम होने की वजह से उसकी गति कम हो जाएगी, और कम होने के बाद वह अब देखें तो जो गड्ढा कर रही थी यानी कि जो गाज का निर्माण कर रही थी, वी आकार की घाटी बना रही थी, क्षिप्रिकाएं बना रहा था, इनका निर्माण करना बंद होगा। अब वह पानी चौड़ाई में बहने लगेगा, यानी कि अगल और बगल यानी दाएं बाएं काटने का काम करेगी। उससे हम कहते हैं कि घाटी चौड़ी। जैसे मान लीजिए कि ये घाटी है, और जब यह ऊंचाई से पानी हो गिरेगा तो यहाँ पे गड्ढा बनेगा, गार्ज बनेगा, वी आकार की घाटी बनेगी। लेकिन जैसे ही पानी थोड़ा सा कम ढाल की तरफ जाएगा तो अब ये गड्ढा न बनकर अब वो इधर के स्थलखंड को काटना शुरू करेगी। उसी को घाटी का चौड़ा करना कहते हैं। वहीं पे जब जीर्णावस्था आती है कि यानी कि जब ढाल होता है वो बहुत कम हो जाता है, और जब ढाल कम हो जाता है यानी कि ढाल नाम मात्र का यानी ना के बराबर होता है, तो उस समय स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला हो जाता है। यानी कि अब ढाल है नहीं, निम्न उच्चावच वाला यानी कि समतल मैदान हो गया है। तो वहां पे नदियां जो होती हैं वो मियांडर का निर्माण करती हैं, यानी कि जब नदी टेढ़ी मेढ़े मार्ग पे जब चलती है तो इसी को हम मियांडर कहते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ढाल नहीं है, नदियों को पूर्ण रूप से समतल मैदान पे चलना पड़ता है, तो इसलिए पानी थोड़ा बहुत ढाल जिधर पाता है उधर मुड़ जाता है। वहीं पे पेनिप्लेन यानी समप्राय मैदान का निर्माण होता है। इस तरीके से देखें तो अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाओं में गार्ज, वी आकार की घाटी और क्षिप्रिकाएं और जलप्रपात, इनका निर्माण तरुणावस्था में होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुणावस्था में। तो हाँ, हिमालय तरुणावस्था में है, क्योंकि जो हमारे हिमालय के निर्माण की कहानी है, अभी आपने देखा कि भूसन्नति यानी कि टेथिस भूसन्नति से निर्माण हुआ है, और वो उसमें मलबा जाके जमा हुआ है। अर्थात यहाँ पे इस तरीके से समझें, ये पॉइंट सॉरी इसको देखा जाए तो यहाँ पे यहाँ से कुछ नदियां आती थी, यहाँ से नदियां भी गई होंगी, और इन नदियों के जाने के परिणाम स्वरूप ये अपने साथ अवसाद ले गई हैं, और इसमें अवसाद जमा हुआ है जो कि टेथिस भूसन्नति के नाम से जाना जाता है। और यही दबाव जब पड़ा तो यही अवसाद ऊपर की तरफ निकले हैं। अर्थात ऊपर की तरफ जब निकले हैं तो इसका मतलब हुआ कि इन चट्टानों की तुलना में ये कमजोर होगा, क्योंकि यह मलबे से बना हुआ है। तो वही पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला भूवैज्ञानिक संरचना तरुणावस्था में है। तरुणावस्था में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्षिप्रिकाएं बन रही है, वी आकार की घाटी बन रही है, गार्ज का निर्माण हो रहा है। और दुर्बल इसलिए है क्योंकि यह अवसादों से बना हुआ है और लचीली है। लचीली होने का मतलब है कि इसके नीचे की प्लेटों या ये कहें कि दुर्बल मंडल इसके नीचे है, और वहां से मलबा यानी संवहनीय धाराएं निकलती हैं, जिसके कारण इसमें हलचल होती है। इसलिए हिमालय की तरफ भूकंपीय घटनाएं भी घटती हैं। हिमालय पर्वत यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा
अंतर्जनित बलों की आंतरिक क्रियाओं से प्रभावित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो वर्तमान समय में बहिर्जनित बल वे बल होते हैं जो कि पृथ्वी पर बाह्य रूप से कार्य करते हैं, यानी कि पृथ्वी पर बाह्य रूप से कार्य करने वाले, जैसे पवन यानी कि वायु के द्वारा अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है, जल के द्वारा अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है, हिमखंड यानी कि बर्फ के जमने पिघलने, उससे नदियां निकल के चलती हैं, उससे तो आपका क्या क्या निकला बहिर्जात में, आप देखेंगे वायु, आपका जल, हिमखंड आदि इस तरीके के जो स्थल खंडों के तोड़ फोड़ करके समतल बनाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं। और अंतर्जनित बल यानी कि अंतर्जनित बल वे बल हैं जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं और ऊपर हलचल उत्पन्न करते हैं, जैसे ज्वालामुखी की क्रिया, भूकंप की क्रिया। तो ये जो होते हैं अंतर्जनित बल होते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान में बहिर्जनित बल में, जैसा अभी आपने देखा वी आकार की घाटी, चित्रिकाएं बन रही हैं और भूकंपीय जोन यानी कि भूकंप आते हैं, नए नए स्थलखंड के निर्माण होते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो यहाँ पे देखा जाए इससे प्रभावित होता है। तो बहिर्जात और अंतर्जनित बल दोनों से प्रभावित होता है और तरुणा दुर्बल और लचीली है। इसका आंसर यानी कि ए और दो यानी कि दोनों सही है। इसका अर्थ हुआ कि आपका ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में है। हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में है। जाहिर सी बात है कि जो आपकी प्रायद्वीपीय भाग जब यूरेशिया प्लेट से टकराया तो टकराने के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई और वह जो प्रायद्वीपीय भारत है वह अभी भी उत्तर की तरफ जा रहा है। उत्तर की तरफ जाने के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो वह हिमालय युवा अवस्था में है, क्योंकि गार्ज भी बन रहे हैं, वहाँ वी आकार की घाटियां भी हैं, चित्रिकाएं भी हैं और जल प्रपात है। तो इसका मतलब है कि वो जो हिमालय पर्वत है वह अभी युवा अवस्था में है, जैसा कि अभी आपने इस पॉइंट को इस तरीके से समझा है। यहां पे वहीं पे आइए देखते हैं। तो हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है, इसका प्रमाण है, ये सब चीजें तो कंफर्म है। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे उपयुक्त सभी चीजें मिल रही हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो हिमालय है वह युवा अवस्था में है। तो उपयुक्त सही यानी कि ऑप्शन इसका आपका डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। यहां पर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देना है तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझने पड़ेंगे। थोड़े से सामान्य से कॉन्सेप्ट हैं, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग कि अगर हम देखें कि जो हमारा भारत है, सामान्य सा मैप है बहुत, और आप लोग सीख लेंगे तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए भी बनाना। इस तरीके से समझें। ऐसे देखिए सामान्य सा, अगर हम देखें तो जो हिमालय है इसकी बात की जाए तो हिमालय ऐसे इस तरीके से ऐसे है, यहां पे ऐसे हिमालय, यहां पे देखा जाए तो यहां से एक नदी है, वो है सिंधु नदी।
सिंधु के नीचे ही है। उसकी सहायक नदियां सिंधु से नीचे यानी कि जो रावी, झेलम, चेनाब और सतलज, गंगा, यमुना, ये सब इसके नीचे हैं। वहीं पे ये पश्चिमी हिस्सा है कश्मीर के तरफ। और इधर देखा जाए तो यहां पर देखा है तो इधर पे एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो हिमालय का विस्तार है उससे देखा जाए तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। वहीं पे देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई यहां से लेकर यहां तक ये 2400 किलोमीटर लगभग है। वहीं पे इसकी चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई तो यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर है। इधर उत्तर की तरफ, कश्मीर की तरफ। वहीं पे देखें इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ, यहाँ पे आप बना लीजिए कि 400 किलोमीटर कश्मीर की तरफ, और यहाँ पे देखें तो 150 किलोमीटर की चौड़ाई पाई जाती है ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ। सॉरी, हाँ सही, सॉरी नहीं, सही है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखें कि पश्चिम में उत्तर के हिस्से से देखा जाए तो जब हम पूरब की तरफ चलते हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम हो रही है। और धीरे धीरे चौड़ाई कम हो रही है और इधर चौड़ाई अधिक हो रही है। और चौड़ाई कम होने की वजह से यानी कि दबाव बढ़ने की वजह से इस हिस्से में देखेंगे तो ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अगर ऊंची ऊंची चोटियों की बात की जाए तो इसे हम सामान्य सा इस तरीके से समझें, ऐसे इस तरह की श्रेणियों की बात की जा रही है। तो अगर हम ऊपर की बात करें यहाँ पे और यहाँ से बात करें तो एक सामान्य तौर पे चोटियों को ले लिया जाए। इधर है कंचनजंगा हिमालय में, यहाँ पे है यहाँ पे कंचनजंगा के बाद मकालू, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे अन्नपूर्णा, यहाँ पे धौलाधर और यहाँ पे नंदा देवी और भी श्रेणियां हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से जैसे जैसे इधर लगभग इसकी ऊंचाई जो है वो 7816 मीटर है, 16 मीटर। और इस तरफ देखें तो माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, इन लोगों के औसत जो ऊंचाई वो 8000 मीटर से अधिक है। अभी तो माउंट एवरेस्ट की ही बात की जाए तो 8848.86 मीटर है। यानी कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं तो पहाड़ियों की ऊंचाई बढ़ती है, और भी एक निश्चित दर से। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट इस प्रश्न को करने में समर्थ होंगे। क्या? हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो ये ऑप्शन आपका देखा जाए तो ये आपका गलत है। गलत होने का अर्थ है कि हिमालय का जो विस्तार है वह सिंधु से आपका ब्रह्मपुत्र तक है। वहीं पे देखा जाए हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तो आपने अभी देखा कि पूर्व की ओर घटती जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। तो ऐसा संभव नहीं है, अधिक विविधता नहीं पाई जाती है। इस तरीके से देखा जाए तो यह भी आपका गलत है। तो आंसर पहला और क्या पूछा गया यहाँ पे? असत्य है। तो असत्य में कौन कौन से असत्य हो गए? पहला और तीसरा। यहाँ पे देखें केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, ये ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय? यदि इस प्रश्न को करना हो तो यहाँ पे देखें कि जो प्रायद्वीपीय भारत जब
यूरेशिया प्लेट से टकराता है तो यहाँ पे मुख्य रूप से देखें तो श्रेणियां बनती हैं, मुख्य रूप से श्रेणियां बनती हैं। अगर हम श्रेणियों की बात करें यहाँ पे देखें तो ये ऊपर की सबसे पहले जो बनता है ऊपर श्रेणी, इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, और ये दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर की श्रेणी जो बनती है वो सबसे पहले जो बनती है वो है आपका ट्रांस हिमालय। और ये जो ट्रांस हिमालय है यह हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय के पार का भाग है। लेकिन उसके नीचे देखा जाए तो मुख्य रूप से आप देखें तो यहाँ पे श्रेणियां बन रही हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एक श्रेणी ये है, इस श्रेणी को हम कहते हैं हिमाद्री, या महान या आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय कहते हैं। जैसे उसके नीचे आते हैं अगर बात करें तो एक श्रेणी है, इसको हम लघु या हिमाचल हिमालय कहते हैं। और जैसे ही उसके नीचे आते हैं तो एक श्रेणी है, ये श्रेणी, इसको हम कहते हैं उप या शिवालिक या बाह्य हिमालय। इस तरीके से हम देखें तो जो ये 3 श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, ये 3 श्रेणियां ही आपका हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इसके ऊपर ट्रांस हिमालय है जो हिमालय के पार है। अब हिमाद्री या महान या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय, उप या शिवालिक हिमालय, इस तरीके से देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कि हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय कहते हैं। तो हिमालय का जो हिमाद्री या महान या आंतरिक है, ये ऊपर का जो हिस्सा है। तो यहाँ पे देखें तो ट्रांस हिमालय को हम आंतरिक हिमालय नहीं कहते हैं। बृहद हिमालय या महान हिमालय, तो यहाँ पे देखा जाए तो बृहद हिमालय या महान हिमालय, तो ये जो हिमाद्री, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय है, इसे हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। लघु हिमालय या मध्य हिमालय आप देख रहे हैं दूसरा है, और शिवालिक हिमालय आप देख रहे हैं बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इनके काल की बात करें तो जो महान या आंतरिक हिमालय, इसका निर्माण ओलिगोसीन में हुआ था। लघु या हिमाचल हिमालय जो है, इसका निर्माण मायोसीन में हुआ था, और इसका प्लायोसीन में, यानी कि ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। आपको एक बात बता दें कि इसके लिए डिटेल अगर आप चाहते हैं पूरा विधिवत तरीके से तैयारी करना, तो मुझे आप मैसेज कीजिए। आपके पास एक नंबर है मेरा 99 18 56 21 41, वहाँ पे मैं देखूं तो आप लोगों के लिए एक भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के तहत एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैं वीडियो रेगुलर डालने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोग अगर मैसेज करते हैं तो मैं उस वीडियो में गति ला दूंगा, और वहाँ पे आप बहुत ही विधिवत तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो तैयारी आपकी टीजीटी, पीजीटी हो या और भी कोई कंपटीशन हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे आईएएस, पीसीएस हो, उन सब में समान रूप से कार्य करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह से पिघल जाती है। यहाँ पे देखा जाए तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी बात पूछी जा रही है। कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। तो हाँ, ये जो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय है, यह सतत श्रृंखला है, कंटिन्यू चलती है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो हाँ, इसका जो आंतरिक भाग है वो ग्रेनाइट से बना है। भारत के भूगोल प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे वीडियो जो कंटिन्यू चल रही है उसमें इसको डिटेल में बताया गया है, वहीं पे ये भी सही है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की
परत पूरी तरह से पिघल नहीं, इस महीने में, या ये कहें कि कुछ महीनों में इस हिमालय की बर्फ पूर्ण रूप से नहीं पिघलती है। वहां पे मामूली सी बर्फ पिघलती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पिघलती। इसका मतलब पहला और दूसरा, लेकिन पूछा क्या है? कथन सत्य है। तो कथन कौन से सत्य हैं? 1 और 2, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हैं, तैयारी करते हैं और सारे वीडियो को देखते हैं, तो आप हर कंपटीशन के क्वेश्चन को आसानी से करने में समर्थ होंगे। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।